Very good evening. How are you? This is Kalp Shah from Kalp Shah CA Classes and Agarwal Consultants. कैसे हो दोस्तों? आज 19 सितंबर और आशा रखता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे और मेरे आपसे नम्र गुजारिश है कि आप कोरोना के जो नियम है 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी का अवश्य पालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगह पे न जाए और जितनी बार हो सके उतनी ज़्यादा बार झाग वाले साबुन से हाथ धोए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और ख़ास करके बुज़ुर्गों का ख्याल रखें क्योंकि इस रोग ऐसा है कि बुज़ुर्गों को होने के बाद उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कि उसका नियमों का पालन करें। आज का हमारा टॉपिक है GSTR 3B को कैसे फाइल करें। इससे पहले हमारे कंपनी का नाम है कल्प शाह CA क्लासेस। उसका व्हाट्सअप नंबर आप लिख सकते हो 8000028250। इस नंबर पे कॉल करके आप इस प्रकार की सेवाओं का बेनिफिट ले सकते हो, जैसे GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न, GST की इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना, GST को आपको 0.1% पे बाय करना, यानी कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप अपने सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से 0.1% GST पे ले सकते हो और आप 90 दिन में एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आपको इतनी वर्किंग कैपिटल कम ब्लॉक होगी। उसके अलावा हमारा IEC कोड निकालना, फूड लाइसेंस निकालना, RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप, हर एक RCMC जैसे अपेड़ा हो गई या फिर कपड़ों की AEPC हो गई, टैक्स प्रोसील हो गई, कैमैक्सिल हो गई या फार्मैक्सिल हो गई वगैरह, हर एक प्रकार की RCMC, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो गई, EEPC वगैरह, हर एक काम RCMC निकालते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि आपके जो लीगल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, आज की ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट को हम सेफगार्ड करवाते हैं। तो इसके लिए आपको कॉल करना है 8000028250 और हमारी वेबसाइट भी है। हमारी वेबसाइट का नाम है www.legalsahayata.com। तो मेरी आपसे नम्र गुजारिश है, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए legalsahayata.com। आपका अपना लीगल पार्टनर, आपका अपना लीगल सहायक legalsahayata.com, जिसमें आप काफ़ी किफ़ायती दाम में अपने बिजनेस के रिलेटेड सारी सेवाएं ले सकते हैं। तो मेरी आपसे नम्र गुजारिश है, आप बिजनेस पे फोकस कीजिए, लीगल चिंता छोड़िए, अपनाइए लीगल सहायता, आपका अपना लीगल पार्टनर legalsahayata.com। यानी कि फॉरगेट ऑल लीगल वर्डीज एंड अडेप्ट legalsahayata.com, your own legal partner legalsahayata.com, in which you can get services from business registration, GST registration, legal filing, ITR filing, returns, trademark protection, copyright protection, and every kind of intellectual property right protection, export import related guidance, export import related buyer finding help, seller finding help, food license, in which central license, state license or registration you can also get from legalsahayata.com, GST registration return, TDS return, income tax return, and that too we will minutely plan your income tax, that so that we can save each penny of yours. Each and every paise of yours will be saved through proper tax planning, proper guidance and proper knowledge. So that is why I heartily recommend you to log in to legalsahayata.com or call or WhatsApp on the 8000028250, your own legal partner legalsahayata.com। अब आज के जो मुद्दा है उसके मुद्दे पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको सर्विसेज में जाना है। लॉगिन करने के बाद GST रिटर्न 3B भरने के लिए रिटर्न डैशबोर्ड्स पे जाना है। यहाँ पे आप रिटर्न डैशबोर्ड देख सकते हो। रिटर्न डैशबोर्ड के बाद आपको जिस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करना है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको उस मंथ का सिलेक्ट करना है जो मंथ का आपको रिटर्न भरना है। अभी 19 सितंबर है तो 20 सितंबर तक मुझे GSTR 3B भर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली रिटर्न GSTR 3B, GSTR 1 फाइल कर दिया है, 3B मैं फाइल करूँगा। प्रिपेयर ऑनलाइन या प्रिपेयर ऑफलाइन 2 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चनर पूछा जाएगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है। क्या आपको नील रिटर्न फाइल करना है? उसके ये जो आप क्वेश्चन का जवाब दोगे उसके ऊपर बेस्ड ऑन योर आंसर्स रिलेवेंट टेबल्स ऑफ GSTR 3B विल बी विजिबल ऑन द नेक्स्ट पेज। यू मे गो बैक टू प्रीवियस स्क्रीन बाय क्लिकिंग ऑन द बैक बटन। आप बैक बटन जाके प्रीवियस स्क्रीन पे जा सकते हो और आप जो स्क्रीन में ये यस नो का जवाब देंगे ये सारे सवालों का, उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट जाने पे टेबल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। सबसे पहले क्या है, आपको नील रिटर्न फाइल करना है। नील रिटर्न कैन बी फाइल्ड बाय यू इफ़ यू हैव नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई commonly known as sale and have not received
कॉमनली नोन एज परचेज एनी गुड्स और सर्विस एंड डू नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी। यानी कि पिछले इस महीने में, अगस्त महीने में आपने ना कोई सेल्स किया है ना कोई परचेज किया है। आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल्स, परचेज यानी इनवर्ड सप्लाई। तो मैंने तो ऐसा नहीं किया है, तो मैं नील रिटर्न फाइल नहीं करना चाहता हूँ। हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग नील रेटेड, एग्जम्प्ट एंड नॉन जीएसटी सप्लाईज और रिसीव्ड एनी सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। क्या आपने कोई सेल्स किया हुआ है, चाहे जिस पे जीएसटी लग रहा हो या फिर नहीं लग रहा? आप टमाटर वगैरह बेचते या एग्जम्प्ट प्रोडक्ट बेचते, बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में एग्जम्प्ट की, जैसे सारे फ्रूट सारे वेजिटेबल, उस पर नील रेटेड है, एग्जम्प्ट है नोटिफिकेशन के थ्रू, उसको भी बेचा है, या नॉन जीएसटी सप्लाई यानी कि पेट्रोल वगैरह भी बेचा है, तो आपको यहाँ पे यस या नो लिखना है। आपने कुछ भी बेचा है, चाहे उस पर जीएसटी लग रहा है या नहीं। हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, यहाँ पे ऐसा नहीं है हैव यू मेड एनी टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्स लगता है ऐसा नहीं, कोई भी सप्लाई आपने किया है। और रिसीव्ड एनी सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग दिस टैक्स पीरियड, या फिर जिस पे आपको खुद को टैक्स पे करना, आप ही बायर और आपको ही टैक्स पे करना, उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंपनी और किसी लॉयर की सलाह लेते हो और लॉयर को आपको जो पेमेंट करते हो उस पर जो जीएसटी लगेगा, आपको खुद को ही लॉयर को देना नहीं है, खुद के पास रख के जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा करा देना है, उसे जीएसटी का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। तो मैंने भी बाय सेल किया तो मैं यस लिख लूँगा। हैव यू मेड एनी इंटर स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और यूआई नॉन होल्डर, क्या आपने किसी दूसरे स्टेट में बेचा है या फिर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन वाले को बेचा है, या तो फिर यूआईएन होल्डर्स वाले को बेचा है, तो आपको यस या नो लिखना है। क्या डू यू हैव एनी क्लेम और रिवर्सल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन परचेज ऑफ गुड्स, क्या आप कोई आईटीसी क्लेम करना चाहते हो, जो आपने बाय की हो, परचेज किया, तो उसकी आईटीसी आपको 2A में दिखती है, जीएसटी या 2A के हिसाब से यहाँ पे आपको आईटीसी एंटर करनी होगी, तो हाँ या ना लिखना है। हैव यू रिसीव्ड एनी नील रेटेड एग्जम्प्ट और नॉन जीएसटी सप्लाईज, क्या है आपने कोई टमाटर खरीदे, क्या आपने कोई पेट्रोल खरीदा हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिसपे नॉन जीएसटी यानी कि जिस पे जीएसटी नहीं लगता, जो जीएसटी के दायरे के बाद है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू अगर इंसान पीता है तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता, उसमें लोकल एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और आपको स्टेट टैक्सेस वेट लगते हैं। तो आपने क्या कोई नील रेटेड खरीद करी है, जैसे कि टमाटर खरीदा हो या फिर एग्जम्प्ट प्रोडक्ट खरीदी हुई है, कोई नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जम्प्ट की ऐसी प्रोडक्ट आपने खरीदी जिस पर जीएसटी नहीं लगाया आपके सेलर ने। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट और लेट फी, क्या आपको कोई लेट फी की पे करनी है, नो या यस लिखना है। और ये तो आपको ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट करना है। फिर इसके बाद आपको GSTR 3B के ये कॉलम मिल जाएंगे, 3.1, 3.2, 4, 5 और TDS TCS का 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम है। उसमें सबसे पहले 3.1 जो है आपका टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, जो आपने सेल्स किए उसकी बात हो रही है, ठीक है। और 3.2 है वो इसी में से जो आपने इंटर स्टेट सप्लाईज की, वो डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सनस, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सनस, यानी जो इंटर स्टेट सप्लाई आपने की जो दूसरे स्टेट में, जो कोई ऐसे बंदे को बेची जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, या फिर जो कंपोजिशन टैक्सेबल में आता है, या फिर यूआईएन होल्डर है। और तीसरा है एलिजिबल आईटीसी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। इसमें भी आपको सूचना दी गई, प्लीज़ कन्फर्म टू बिलो गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपको आईजीएसटी जो एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट पे आपको रिफंड लेना है आईजीएसटी का, तो आपको 3.1B में, ये 3.1 हम भर रहे हैं, उसमें 3.1B वाले में भरना है, क्योंकि 3.1B क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। 3.1B है जीरो रेटेड सप्लाई ना, एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड, तो आपको 3.1B में भरना है, 3.1A में भी नहीं भरना है और 3.1C में भी नहीं भरना है। उन्होंने क्या बोला, आईजीएसटी टू बी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आउटसाइड इंडिया और टू सेज आर फिल्ड इन 3.1B एंड नॉट इन 3.1A और 3.1C। जो 3.1C है वो नील रेटेड और एग्जम्प्ट सप्लाई। अगर आपने कोई टमाटर बेचे हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट बेची है जिसमें नील रेटेड है, एग्जम्प्ट है, तो वो 3.1C में डालनी है, और जो टैक्सेबल प्रोडक्ट है वो 3.1A में डालनी है। लेकिन जो जीरो रेटेड, देखो जीएसटी में दो है, एक नील रेटेड है और एक जीरो रेटेड है। मैं आपको समझाना चाहूँगा, जीएसटी का लॉ है वो थोड़ा ईजी है, थोड़ा टफ है। तो एक होता है जीरो रेटेड और एक होता है नील एंड एग्जम्प्ट, और एक तीसरा होता है नील रेटेड
एग्जम्प्ट अंडर नोटिफिकेशन, और तीसरा होता है नॉन जीएसटी सप्लाई। तो आपका जो एक्सपोर्ट आता है ना वो जीरो रेटेड कहता है, एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड सप्लाई इन जीएसटी। सो एक्सपोर्ट जीरो रेटेड में आएगा, वो भी आपका आएगा 3.1 बी में आएगा। 3.1 बी में आपको एक्सपोर्ट की डिटेल भरनी है, जो सेल्स आपने एक्सपोर्ट सेल्स किया है, एक्सपोर्ट सेल्स। और एक होता है टैक्सेबल सप्लाई, जिसपे टैक्स लगता है नॉर्मली, जो आप टीवी या मोबाइल या पेन वगैरह जो इंडिया में बेचते हो, तो वो आएगा 3.1 ए में। और नील रेटेड जो है और एग्जम्प्ट है वो यहाँ पे आएगा 3.1 सी में। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा वो कैसे है। तो जो एक्सपोर्ट है वो जीरो रेटेड, जीरो का शब्द जीरो यानी कि डबल जीरो, ये शून्य शून्य, और नील यानी भी शून्य शून्य। लेकिन नील किसको कहेंगे? जो टमाटर वगैरह जीवन जरूरियात की चीज़ें, उसको नील रेटेड नाम दिया है और एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड नाम दिया। और एग्जम्प्ट अंडर नोटिफिकेशन पे भी जीरो टैक्स लगता है, लेकिन उसे एग्जम्प्ट या नील रेटेड कहेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड कहेंगे। यानी कि शॉर्ट में 3.1 बी में आपको एक्सपोर्ट की डिटेल्स डालनी है। IGST amount filled in 3.1b of GST 3b is either actual to or greater than the total of IGST shown to have been paid under table 6A and table 6B of GSTR 1। आपने GSTR 1 में जो 6A में डिटेल्स भरी है एक्सपोर्ट की, जो टैक्स आपने IGST भरा है उतनी या उससे ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे 3.1b में, उससे कम नहीं होनी चाहिए। आपने 6A में भर दिए 1000 रुपये और यहाँ पे 100 रुपये डालोगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपने IGST वहाँ पे जितना पे किया उतना या उससे ज़्यादा ही 3.1b में। IGST अमाउंट फिल्ड इन 3.1b ऑफ GST 3b इज इधर इक्वल टू और ग्रेटर देन द टोटल IGST shown to have been paid under table 6A। None of the export invoices shall be proceeded for transmission to IceGate if correct IGST amount is not mentioned एंड पेड थ्रू 3.1b। अगर आपने करेक्ट IGST अमाउंट यहाँ पे 3.1b में नहीं डाली तो आइस गेट में ये रिफंड के लिए नहीं जाएगा। तो आपको खास ध्यान रखना है, आइस गेट जो कस्टम डिपार्टमेंट का पोर्टल है उसमें आपको रिफंड लेने के लिए करेक्ट अमाउंट ही डालनी है, इक्वल टू और मोर देन डालनी है। उससे 6A में डाली, उससे कम नको डालनी है, नहीं डालनी है। तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ, ये थोड़ा, हाँ ठीक है हट गया। अब मैं आ जाता हूँ GSTR 3B के 3.1 टेबल में। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें अलग अलग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। यानी कि आपने जो सेल्स किया, सेल्स यानी GST में आउटवर्ड सप्लाई और रिवर्स चार्ज जिसमें आपने बाय किया। कुछ ऐसी प्रोडक्ट है वो आप खरीदते हो तो आपको आपके सेलर को टैक्स नहीं देना होता है, आपको सिर्फ उसको सेलिंग प्राइस देनी होती है। टैक्स आप खुद GST में डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है, उसे रिवर्स चार्ज वाला सप्लाई कहते हैं। इतना तो शायद सबको पता ही होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो टेबल है 3.1A है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, अदर देन नील रेटेड एंड अदर देन एग्जेम्प्टेड। जिसपे टैक्स लगता है ऐसे प्रोडक्ट का यहाँ पे टोटल लिखना है। से फॉर एग्जांपल आपने गुजरात, मेरा ये जो अकाउंट है वो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र से आपने टोटल टैक्सेबल 1 लाख का सेल्स किया, चाहे महाराष्ट्र से गुजरात में किया हो या महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही भी किया हो, टोटल तो यहाँ पे ही लिखना है। फिर उसमें से आपको ढूंढना है कि कितना मैंने IGST पे करना है, कितना मैंने CGST और SGST पे करना है। 1 लाख में से फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 1 लाख पे से 50,000 का आपने महाराष्ट्र में भी बेचा है और मान लेते सब पे 18% ही टैक्स है, तो 9% GST और 9 CGST, 9% SGST आएगा, SGST। और 50,000 आपने दूसरे स्टेट में बेचा है। ये महाराष्ट्र का अकाउंट है, महाराष्ट्र, और ये अदर स्टेट में बेचा है जैसे गुजरात, तेलंगाना वगैरह में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तो 1 लाख रुपये ही लिखना है, यहाँ पे 1 लाख लिखना है। फिर IGST आपको कितना लिखना है, 50,000 पे 18%, क्योंकि 18 हो जाएगा। IGST तो 50,000 इंटू 18% इज इक्वल टू 9,000 में लिखूंगा,
और ये 50,000 इंटू 9%, 2 बार लिखूंगा 4500 4500। तो इस तरह से मुझे लिखना है। यहाँ पे टोटल तो पूरा 1 लाख ही लिखना है। जीएसटी में ऐसे उन्होंने नहीं बोला कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का अलग से आपको सेल्स नहीं पूछा, टोटल सेल्स पूछ लिया। फिर अलग अलग प्रोडक्ट वाला हो तो भी आपको अलग अलग रेट वाला हो कोई समझ लो। इसमें से मैं आपको एक और एग्जांपल बना के देता हूँ। आपने 1 लाख का सेल्स किया, उसमें से 60,000 का महाराष्ट्र में किया, यानी मेरे होम स्टेट में किया जिसमें CGST SGST लगेगा, और 40,000 का मैंने किया अदर स्टेट में। अब जो लोकल में भी सेल्स किया उसमें भी 60,000 में से समझ लो 45,000 वाले प्रोडक्ट्स है जिस पे 12% GST लगता है, यानी कि 6% CGST और 6% SGST लगेगा। तो मैं इसको इस तरह से बांटूंगा, 45,000 इंटू 6%, तो आपका आएगा 2700 रुपया CGST और 2700 रुपया SGST आएगा। और आपके बाकी का जो 15,000 रुपया है, सिर्फ फॉर एग्जांपल 15,000 आपने बेचा है, उस पर 28% GST लगता है। ठीक है, तो 15,000 इंटू 28% में लिखूंगा तो आएगा 4200, और 42 नहीं, CGST और SGST दोनों करना पड़ेगा, 14% क्योंकि स्टेट में ही बेचा है। तो 15,000 इंटू 14% वो आएगा 2100, और यहाँ पे भी आएगा 2100। तो आपको फिर इसका CGST का टोटल और इस CGST का टोटल लगाना होगा। ये भी CGST, वो भी CGST, तो सॉरी ये SGST है, मैंने गलती कर दी, ये है SGST, ये भी SGST। तो इस CGST का टोटल आएगा 2700 प्लस 2100, तो CGST हो गई आपकी 4800, और SGST भी 4800 हो गई। अब 40,000 का माल बेचा, जैसे फॉर एग्जांपल सारे के सारा 18% वाला है, तो 40,000 इंटू 18% लिख दो, तो 72 से लिखूंगा मैं IGST में। तो मेरे को इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह मुझे कैलकुलेट खुद करना पड़ेगा, लेकिन टोटल में तो मुझे यहाँ पे ही लिखना है 2700 प्लस 2100 मेरा CGST आएगा। ये वाला मैं यहाँ पे राउंड करता हूँ, ये एक प्रोडक्ट बेचा जो मेरा 12% वाला उसका CGST और 28% वाला GST दोनों का टोटल कर दूंगा तो मेरा 4800 आ जाएगा। सेम SGST, तो मेरे को 4800 और 7200 लिखने हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा 7200, यहाँ पे लिखूँगा 4800, यहाँ पे भी लिखूँगा 4800। जितना CGST वो अपने आप ही ले लेगा। फिर मैंने सेल्स किया है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज 0 रेटेड, उस पर मैंने अगर कोई टैक्स पे किया हो तो ही लिखना, अगर आपने विदाउट टैक्स किया है तो कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि आपको विथ टैक्स और विदाउट टैक्स दो ऑप्शन आते हैं एक्सपोर्ट करते समय। अगर आप बॉन्ड देते हो, LUT देते हो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो आपको यहाँ पे मैं से फॉर एग्जांपल 1 लाख का एक्सपोर्ट किया है, तो मैं यहाँ पे अगर विथ GST लिखा है तो मेरे को 28% का रेट है तो 28,000 लिखूँगा। अगर विदाउट GST लिखा है तो मैं 0 लिखूँगा, यहाँ पे मैं 0 लिख दूँगा। ठीक है, फिर अदर आउटवर्ड सप्लाईज, नील रेटेड सप्लाई, अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड, जो मैंने बताया 3.1A में आपको जो नॉर्मल सेल्स आता है जिसपे टैक्स लगता है वो आता है। 3.1B में एक्सपोर्ट वाला सेल्स आता है। 3.1C में टमाटर वाला सेल्स आता है जिसपे टैक्स नहीं लगता, टमाटर सब्जी वगैरह जिसपे टैक्स नहीं लगता है, या फिर जिसपे जो देखो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है, मैंने आपको फिर भी एक बार दोबारा दोहराना चाहूँगा नील रेटेड को, नील रेटेड एंड एग्जम्प्ट। तो नील रेटेड है से फॉर एग्जांपल टोमेटो, तो उसकी जो टैरिफ लिस्ट है ना उसके आगे उसको रेट लिखा है 0%, इसे नील रेटेड कहते हैं। ठीक है, और एक होता है 0 रेटेड। तो 0 रेटेड हो गया आपका से फॉर एग्जांपल टीवी आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो टीवी है, रेट लिखा होगा रेट लिस्ट में 28%, लेकिन आपने एक्सपोर्ट में बेचा इसलिए वो 0 रेटेड हो गया। और एग्जम्प्ट क्या, एग्जम्प्ट तो पूरे नोटिफिकेशन के तहत
उसे हम एग्जम्प्ट करते हैं, उसमें कोई रेट लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो नोटिफिकेशन के तहत गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी यूज़ करके उसे एग्जम्प्ट बना देती है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा जो आपने सेल्स किया होगा 3.1 बी में 0 रेटेड, 3.1 सी में नील रेटेड एंड एग्जम्प्ट। ये मैं हाइड कर देता हूँ, हाइड ओपन बाउंड। फिर इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, आपने कोई खरीदारी की होगी, लेकिन जैसे मैंने बताया लॉयर, आप कंपनी हो और लॉयर से आपने लॉयर की सेवा ली तो उसको यहाँ पे लिखना होगा। और 3.1 ई में आपको नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज, जो आपने सेल्स करा होगा पेट्रोल का, फिर ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का, तो यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका जीएसटी। या फिर आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो ये 3.1 का टेबल हो गया जीएसटी 3B में। फिर इंटर स्टेट सप्लाई, अब यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें अगर आप गलती करोगे तो फंस सकते हो। तो ए क्या है, ये 3.2 ऑफ द सप्लाई शोन इन 3.1A, जो 3.1A में आपने बताया जो टैक्सेबल है, यानी कि ना वो एक्सपोर्ट है, ना जीरो रेटेड है, ना एग्जाम्प्ट है, ना रिवर्स चार्ज पे बाई किया हुआ है, ना वो नॉन जीएसटी सप्लाई, वो सिर्फ टैक्सेबल है। लेकिन आपने किसको बेचा, डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज, उसी में से 3.1 के ए में जो आपने दिखाया था, 3.1 के ए में से कौन सा, डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, जो आपने दूसरे स्टेट में बेचा और अनरजिस्टर्ड बायर को बेचा, या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को बेचा, वो भी दूसरे स्टेट वाला कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, या यूआईएन होल्डर्स को बेचा, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको डालनी है। देखो यहाँ पे 3 डिटेल्स है, सप्लाईज मेड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, मैं से फॉर एग्जांपल अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे महाराष्ट्र का अकाउंट है, ये जो मेरा क्लाइंट का मैं जैसा ऑपरेट कर, तो महाराष्ट्र तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये दूसरे स्टेट को बेचना हुआ है। डिटेल्स ऑफ इंटर सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, कंपोजिशनेबल टैक्स, यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालनी है और अमाउंट ऑफ आईजीएसटी डालनी है। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। गुजरात में यहाँ पे डालूंगा, से फॉर एग्जांपल 100 रुपया है और आईजीएसटी 8 रुपया डालूंगा, नहीं सॉरी 18 रुपया। ठीक है, इस तरह से मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। फिर है सप्लाईज मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन जो आपके दूसरे स्टेट वाले, आपके खुद के स्टेट के नहीं डालने हैं। जैसे ये महाराष्ट्र का अकाउंट है, महाराष्ट्र का अकाउंट में ट्राई करूंगा तो वो नहीं लेगा। देखो इसको डिलीट भी कर सकते, तो मैं एक बार डिलीट भी करके दिखाऊंगा। इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ये रिमूव हो गया। ठीक है, ये शायद ले रहा है लेकिन ये लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्या लिखा है 3.1 में जो आपने सेल्स किया है, 3.1 में हम इंटर स्टेट भी लेते हैं और इंटर स्टेट भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 3.2 में उसमें से कौन सा लेना है, सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, यूआईएन होल्डर्स ऑफ अदर स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाईज वाला। ठीक है, फिर यूआईएन होल्डर्स जो होते हैं उसका कुछ ज़्यादा इम्प्लीकेशन नहीं है, जो यूनाइटेड नेशंस होते हैं उनके पास यूआईएन नंबर होता है, तो आपको वो डिटेल्स यहाँ पे डालना है। क्या आपने कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाईज किया है, क्या आपने कोई कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को सप्लाई किया है, लेकिन वही जो जिस पर टैक्स लगाया हुआ है, जीरो रेटेड सॉरी एक्सपोर्ट वाली की माहिती नहीं देनी है, या जीरो रेटेड की भी नहीं देनी है, नील रेटेड की भी नहीं देनी है, एग्जाम्प्ट की भी नहीं देनी है, नॉन जीएसटी की नहीं देनी है, क्योंकि वो सारे 3.1 बी, सी या डी में आते हैं। देखो अब मैं फिर से आपको 3.1 में ले जाता हूँ। ये 3.2 मैंने दिखाया, लेकिन 3.1 में से आपको वही डिटेल्स देनी है, 3.1A वाली डिटेल, बी, सी, डी या ई वाली नहीं देनी है, क्योंकि वो इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, या फिर उस पर टैक्स भी नहीं लगता है। इस पे टैक्स नहीं लगेगा, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ इनवर्ट सप्लाई पे लगेगा। लेकिन आपको 3.1A में से ही जो अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट हो या इंटर स्टेट कंपोजिशन हो, उसको ही डिटेल्स 3.2 में डालनी है। मैं आपको फिर दिखाता हूँ।
इंटरस्टेट सप्लाई। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे हेल्प भी आप लिख सकते हो, हेल्प पे क्लिक करोगे तो हेल्प भी मिल जाएगी। आउट ऑफ सप्लाई शोन इन अर्लियर टेबल 3.1 डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन। देखो आउट ऑफ 3.1 डिक्लेयर इंटरस्टेट्स में से ही अनरजिस्टर्ड लेने। आउट ऑफ 3. डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यूआईएन होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ in the respective subsections along with the place of supply. The details mentioned in this table will not be considered in computation of output liability. ये आउटपुट लाइबिलिटी के कैलकुलेशन में काम नहीं आएगी, वो सिर्फ गवर्नमेंट का इंटरनल पर्पस के लिए है कि कितना अमाउंट कौन से स्टेट को आईजीएसटी का जो अमाउंट होता है वो बांटना होता है स्टेट में, तो वो स्टेट में वो कितना अमाउंट गवर्नमेंट बांटेगी, कौन से स्टेट से कितना, तो आपको वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखने से उनको पता चल जाएगा कि हरियाणा को इतना बांटना है, पंजाब वाले को इतना बांटना है, क्योंकि उनका जीएसटी नंबर होता नहीं, तो आप जीएसटी 1 में उसका B2B में तो डालते नहीं हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई सब पता नहीं चलता है गवर्नमेंट को, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई पता चलाने के लिए ये डाला है। ये टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन में 3.2 काम नहीं लगेगा। प्लीज एंश्योर द डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई डिक्लेयर्ड हियर इज पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन इन 3.1 अबाउट इट डज नॉट एक्सीड द अमाउंट डिक्लेयर्ड ओवर देयर। यानी कि वो 3.1 का ही पार्ट है ये, उसमें से जो इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड इंटरस्टेट कंपोजिशन इंटरस्टेट यूआईएन होल्डर को डाला हुआ है वो ही डालना है, उससे 3.1 के टोटल से 3.1 के ए के टोटल से ये कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा तो कुछ इसमें है नहीं, तो मैं तो यहाँ पे कुछ डालूंगा नहीं, मैं कैंसिल करूँगा, बैक जाऊँगा। फिर एलिजिबल आईटीसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एलिजिबल आईटीसी में सबसे पहले आईटीसी देखो, यहाँ पे आपको दो समझना है, ये एक है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एलिजिबल आईटीसी। ये तीनों टोटल है वो एलिजिबल आईटीसी का टोटल है, इतना आपको आईटीसी मिलेगा। और ये इन एलिजिबल आईटीसी है, जैसे कि आप जैसे कि आप मोटर व्हीकल या फिर ब्यूटी पार्लर में जाते हो वगैरह, इन एलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 है, वो यहाँ पे डालनी है। हाँ जी दोस्तों, तो मैं ये बता रहा था कि ये आपका जो नेट आईटीसी वो डाला है 17.5 का। इनएलिजिबल कौन सा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, डिपार्टमेंट्स इसमें इश्यू उठा रहा है कि आप ये ब्लॉक टोटली नेट मत डाल दो, आपको जो ब्लॉक इनएलिजिबल क्रेडिट है वो भी आप इसमें दिखाओ कि आपने मोटर व्हीकल परचेस किया, तो वो मोटर व्हीकल की आईटीसी नहीं मिलती है। फिर सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, अगर आपने आपके एम्प्लॉयज़ के लिए भी किया है, बिजनेस पर्पज़ के लिए किया है फूड का सप्लाई, तो भी आपको उसकी आईटीसी नहीं मिलती। मेंबरशिप आपने अपने एम्प्लॉयज़ को क्लब की मेंबरशिप दिलवाई, क्लब ने जीएसटी लगाया, तो आपके बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ, फिर भी जीएसटी नहीं मिलती, आईटीसी नहीं मिलती। ये सारी ब्लॉक क्रेडिट्स है। गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, गुड्स लॉस्ट स्टोलन वगैरह की भी आईटीसी नहीं मिलती है। तो सर आपको यहाँ पे दिखा नहीं। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ऑल अदर आईटीसी डालते हैं। वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स ज़्यादातर लोगों का नहीं होता, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं होता, इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज कई होता था, तो वो लोग इसकी आईटीसी ले लेते। से फॉर एग्जांपल 500 रुपया आईजीएसटी, 1000 रुपया सीजीएसटी, 1000 रुपया एसजीएसटी। ठीक है, ये हो गया। सेस तो होता नहीं अभी, और आपने ऑल अदर आईटीसी में डाल दिया, जो आपने परचेज किया वो ऑल अदर आईटीसी में जाता है। और खास करके हाँ, आपने जितना भी परचेज किया है ना, जो 2A में दिख रहा है जीएसटीआर 2A में, वो उसका टोटल करके आपको यहाँ पे डालना है। जितना जीएसटीआर 2A का टोटल हो रहा है, जो दिख रहा है उससे आप 20% ज़्यादा ले सकते हो हालांकि, लेकिन अब मैं ऐसा फॉलो करता हूँ जितना वहाँ पे आ रहा है उतना ही डालो। अब मैं आपको उसका भी लॉजिक बता देता हूँ। जीएसटीआर 2A में से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का क्रेडिट दिख रहा है, आईजीएसटी का 10,000, तो मैं यहाँ 10,000 डाल सकता हूँ। फिर यहाँ पे सीजीएसटी का 5,000 दिख रहा है तो 5,000 डाल सकता हूँ, और एसजीएसटी का भी 5,000 डाल सकता हूँ। इससे ज़्यादा डाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ क्या कंसेप्ट है। ऑल अदर आईटीसी में ही आपको आईटीसी डालनी है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सारा कॉलम खाली रखते हैं कि आईटीसी रिवर्स रूल 42, 43 कोई कुछ देखता ही नहीं साहब, या नेट आईटीसी डाल देते हैं। लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल आपकी 10,000 की आईटीसी है, उसमें से 2,000 की इनएलिजिबल है, तो यहाँ पे आपको 8,000 डालना है और यहाँ पे आपको 2,000 डालना है। डायरेक्ट 8,000 यहाँ पे नेट नहीं डाल देना है, या फिर आपकी 12,000 की है, 10 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 2 यहाँ डालना है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको 10,000 नहीं डाल देना है।
ठीक है, नेट नहीं डाल देना है। टोटल आपको यहाँ पे 10 दिखाना है, यहाँ 2 दिखाना है। अगर इनएलिजिबल 2 आपने मोटर व्हीकल या फिर फूड वगैरह खरीदा है तो फिर आपको आईटी से रिवर्स भी दिखाना है। रिवर्स 42 और 43 रूल क्या है कि अगर आप एक ही चीज़ को 2 पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हो और पर्सनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हो, तो थोड़ा क्रेडिट मिलेगा, थोड़ा क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वो भी आपको रूल 42 43 समझना है। ये यहाँ पे रूल 43 आप समझ वो देखो कितना बड़ा, तो उसका रूल 43 है, तो उसको एप्लीकेशन करके GST 3 भी भरना है। क्या लिखा है? बिफोर वी ITC कैन बी डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग पार्ट that can specifically attributable to a taxable, non-taxable और supply consumer for personal use। कि आपको पता ही है कि इतनी आईटीसी मैंने टैक्सेबल पर्पज़ के लिए यूज़ किए, इतना मैंने नॉन टैक्सेबल पर्पज़ के लिए और इतना पर्सनल यूज़ के लिए। तो वो सारा ये समझना पड़ेगा 42 43। आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं डाल दे सकते कि भाई 10,000 यहाँ पे 00 भर दिया और यहाँ पे नेट 10,000 कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ये आपको यहाँ पे पूरा उसको समझना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग ये कॉलम खाली रखते हैं 42 43 और 17(5). तो आप रूल 17(5) समझिए, इनएलिजिबल आईटीसी यहाँ पे एटलीस्ट डालिए, ताकि गवर्नमेंट को आईजीएसटी का जो अलोकेशन करना है और वो सब समझ में आए। गवर्नमेंट इसके अब नोटिस उठा रही है, उसके वांदे उठा रही है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। और अदर किसी और वजह से आपका इनएलिजिबल हो रहा है तो वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो ज़्यादातर अगर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बंदों को ये सब नहीं होता, ब्लॉक क्रेडिट वगैरह, लेकिन 2A में तो दिखता है। अगर आपने जीएसटी नंबर से फॉर एग्जांपल आपने फूड दिया 10,000 रुपये का, आपने मेहमानों को, बिजनेस के मेहमानों को खाना खिलाया और आपने जीएसटी नंबर भी दे दिया सप्लायर को, तो वो 2A में दिखेगा। लेकिन वहाँ पे आपको इनएलिजिबल यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि भैया इतना इनएलिजिबल है मेरा, और जितना एलिजिबल है वही यहाँ पे डालना है। 2A में दिख रहा है लेकिन आपने इनएलिजिबल में नहीं डाला तो वो मिसमैच दिखेगा, वो ऐसा मत कीजिए सर, ठीक है। तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि आप पूरा अच्छे से रिटर्न भरिए। ये 3B का इनएलिजिबल, एलिजिबल आईटीसी हो गया, फिर एग्जम्प्ट एंड नील एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई, जो आपने टमाटर खरीदे, दारू खरीदा, पेट्रोल खरीदा बिजनेस के लिए या जिसकी भी पर्पज़ के लिए, वो आपको यहाँ पे डालना है। फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम, नेचर ऑफ सप्लाईज फ्रॉम अ सप्लाई अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जम्प्ट एंड नील रिटर्न। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम से खरीदा है तो उसकी परचेस की डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी। अगर आपके स्टेट में से खरीदा हो तो यहाँ डालो इंटर स्टेट सप्लाईज परचेस, और दूसरे स्टेट से खरीदा हो यहाँ पे डालो। और नॉन जीएसटी सप्लाई है, नॉन जीएसटी में भी क्या आता है वो भी मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। आप गूगल करोगे तो नॉन जीएसटी सप्लाई का लिस्ट मिल जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट पे से मिल जाएगा, तो उसी में से हम देख लेते हैं। नॉन जीएसटी सप्लाईज में इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, पेट्रोल एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इतनी प्रोडक्ट है, पेट्रोल, डीजल और लिकर। खास ध्यान रखो, अगर आपने खरीदा है बिजनेस पर्पज़ के लिए भी तो भी यहाँ पे आपको डिटेल्स तो डालनी चाहिए, भले ही आपको उसके जीएसटी लगता ही नहीं और क्रेडिट मिलती भी नहीं, और क्रेडिट होती ही नहीं तो मिलती कहाँ से, तो फिर आपको यहाँ पे फिर कंफर्म करना है, ठीक है सर। तो डालना ज़रूरी है। फिर बैक जाऊँगा मैं, आप ऐसा कर लोगे, उसके बाद आपको ऐसा स्क्रीन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा है वंस यू हैव फाइल्ड द रिलेवेंट टेबल्स प्लीज फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। सारे टेबल मैंने भर दिए हैं। फॉर फाइलिंग प्लीज क्लिक द सेव GSTR 3B बटन ऑन समरी पेज, तो मैं यहाँ सेव दबा दूंगा, सेव हो गया। फिर यू मे डाउनलोड एंड प्रीव्यू द GSTR प्रीव्यू एंड सेव द ड्राफ्ट GSTR 3B, वो यहाँ पे प्रीव्यू या ड्राफ्ट यहाँ से कर सकते हो। तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों अगर आप प्रीव्यू करेंगे तो इस तरह से आपको एलिजिबल आईटीसी, एग्जाम वगैरह जो आपने टेबल भरे थे ना उसका ही प्रीव्यू आपको एक बार मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, प्रोसीड टू पेमेंट। आपने GSTR 3B कंप्यूटेड PDF भी कर सकते हो, सिस्टम कंप्यूटेड। तो दोस्तों इस तरह से एक डिटेल समरी भी जनरेट हो जाती है, जिसमें आप देख सकते हो डिटेल ब्रेकअप ऑफ वैल्यूज इन टेबल 3.1 3.2 फ्रॉम GSTR 3B। और ये समरी होती है GSTR 1 के बेस पे ही
जनरेट होती है। यहाँ पे दिस समरी हैज़ बीन जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर फॉर्म GSTR1। दिस वैल्यूज ऑटो पॉपुलेटेड मे बी यूज टू फिल इन द रेलेवेंट टेबल्स इन फॉर्म GSTR3 भी। ठीक है, यहाँ तक आप आ गए। फिर यहाँ पे आप प्रोसीड टू पेमेंट तक जाना है आपको जी। उसके बाद आपको पेमेंट ऑफ टैक्स का खुल जाएगा, जिसमें आपको लिखा इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन टैक्स लायबिलिटीज बोथ फॉर सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज एज वेल एज अदर देन रिवर्स। आपको इंटरेस्ट दोनों पे करना पड़ेगा, चाहे वो रिवर्स चार्ज का हो या नॉर अदर देन रिवर्स चार्ज, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज का हो, आपने जो सेल्स किया हो, और आपको उतने टैक्स कलेक्ट करके टैक्स जमा कराना है गवर्नमेंट में। द कैश अवेलेबल एज ऑन डेट एंड ITC अवेलेबल आर शोन इन दिस टेबल कंसिडरिंग ITC ऑफ करंट टैक्स पीरियड। आपको दोनों ITC और कैश यहाँ पे दिख जाएंगे। ये टेबल है, डिस्क्रिप्शन है, टैक्स इंटरेस्ट लेट फीस। आपके कैश लेजर में कुछ पड़ा है IGST के नाम पे, CGST UGST सॉरी SGST या सेस या टोटल के नाम पे कुछ भी पड़ा नहीं है कैश लेजर में। क्रेडिट लेजर में कुछ पड़ा है, क्रेडिट लेजर में IGST पड़ी है इतनी, CGST पड़ी है, SGST पड़ी है और सेस इतना पड़ा है, तो टोटल आपकी क्रेडिट इतनी पड़ी है। कैश लेजर में इंटरेस्ट नहीं पड़ा है, लेस हमने कोई कैश जमा कराया ही नहीं है अभी तक। सिस्टम हैज़ ऑटो पॉपुलेटेड टैक्स टू बी पेड थ्रू ITC। ये टू बी पेड थ्रू ITC यहाँ पे दिखेगा। फील्ड्स विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अमाउंट बेस्ड ऑन प्रोविजंस ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू क्रेडिट यूटिलाइजेशन। However, you may edit the ITC utilization as you change ITC utilization. The cash to be paid will also be changed. यानी सिस्टम ने, मैंने यहाँ पे कुछ इस बार सेल्स किया ही नहीं, ये मेरा टैक्स पेएबल है, इसमें से मैंने ITC के थ्रू इतना पे कर दिया। मेरा IGST 100 फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 ही दिखा रहा है, उनका कैलकुलेटेड ऑटो कैलकुलेटेड, इसमें से उन्होंने ही 0 में से 0 लेस कर दिया, यानी कि मेरा कुछ है नहीं। वरना यहाँ पे से फॉर एग्जांपल 100 होता IGST, तो उसमें से IGST की क्रेडिट के थ्रू मैं से फॉर एग्जांपल 50 रुपया क्रेडिट होती तो 50 में पे कर देता। CGST यहाँ पे 100 होता तो CGST यहाँ 50 क्रेडिट से यूज़ कर लेता। SGST मेरी 100 लायबिलिटी होती तो मैं SGST पे कर लेता SGST के क्रेडिट में, क्रेडिट लेजर में जो पड़ा है। लेकिन अभी मेरी कोई लायबिलिटी नहीं, तो फिर मेरे को बाकी का कैश यहाँ से पे करना होता। इसीलिए क्या लिखा है 7 = 2 - 3 - 4 - 5 - 6, यानी कि 2 आपको टैक्स पे करना है, उसमें से आपका जो क्रेडिट है -3 - 4 - 5 - 6 वो हटा के आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, आपको IGST पे करना है तो आप IGST की भी क्रेडिट यूज़ कर सकते हो, CGST की भी कर सकते हो, SGST भी कर सकते हो। लेकिन CGST की पेमेंट करना हो, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे मेरी IGST की क्रेडिट पड़ी है 2448 और CGST की 16,000 और यहाँ पे 50,000 पे करना है, तो मैं मेरी CGST की या IGST की क्रेडिट ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो SGST की पड़ी है 2448 वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ पे ऑप्शन SGST का नहीं खुल रहा है। IGST का पेमेंट कर रहा हो तो तीनों से कर सकते हो, SGST या IGST से कर सकते हो। और SGST का CGST का पेमेंट आप CGST की क्रेडिट या IGST की क्रेडिट से कर सकते हो, अगर होता तो। मेरे में तो है ही नहीं। अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25,000 होता तो मेरा 25 में से मैं 2448 IGST से और 16,000 इससे पे कर देता, और 16 और 2 गन लो 18, और बाकी के मेरे को 7,000 कैश में से पे करने होते। 25 - 18 ये दोनों का क्रेडिट राउंड ऑफ कर दो तो ये 16 और ये 2 18 हो गए, और 25 पे करने, तो 25 - 16 - 2 यानी 25 - 18 यानी 7 मुझे कैश से पे करने होते, वो यहाँ पे दिखते 7 नंबर में। अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड, यानी कि मुझे 7 फॉरवर्ड चार्ज के पे करने होते, रिवर्स चार्ज का इतना 2 रुपया और पे करना होता। से फॉर एग्जांपल 7,000 और 2,000 ये रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल, रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश, तो मेरे को यहाँ पे 2,000 में से 2,000 कैश से पे करने। इंटरेस्ट पेबल कोई होता, इंटरेस्ट टू बी पेड इन कैश, और उसमें से कोई मैं कैश से पे कर लेता। लेट फी पेबल होती, लेट फी मैं कैश से पे कर देता। और यूटिलाइजेशन कैश बैलेंस, मेरा का कैश बैलेंस इतना बच जाता, और एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, तो मुझे इतनी एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, अभी कुछ भी रिक्वायर्ड है नहीं। तो इसमें भी एक और रूल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि IGST पे करने के लिए आप IGST, CGST, SGST के क्रेडिट यूज़ कर सकते हो, इसलिए ये
ओपन है। लेकिन अगर आप CGST पे करना चाहते हो तो सिर्फ आप CGST या IGST की क्रेडिट यूज़ कर सकते हो। तो मेरे में तो सारा ज़ीरो है क्योंकि मेरा कोई भी सेल्स नहीं है, लेकिन जिसमें टैक्स पे करने वाला सेल्स है वो ऐसा कोई भी सेल्स नहीं है। हालांकि नील रिटर्न भी नहीं है, एक्सपोर्ट किया था तो कोई भी टैक्स तो पे करना ही नहीं है। जो मेरे बाय किया था वो और वो एक्सपोर्ट भी मैंने विदाउट बॉन्ड किया था, सॉरी विथ बॉन्ड किया था, विथ LUT किया था, तो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी किया था। तो मैं यहाँ पे बटन दबाऊंगा मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर। Warning, you are about to agree to credit claim and utilization as indicated. Relevant amounts will be deducted from electronic cash and credit ledgers and accordingly liability will be reduced. All amount of credit claimed will be credited to electronic credit ledger. Once the entries are made, they cannot be reversed. आप क्रेडिट आपकी उतनी कट जाएगी, कैश भी कट जाएगी, फिर रिवर्स नहीं कर पाओगे। तो मैंने यस कर दिया है। GST इज नॉट फाइल फॉर प्रीवियस पीरियड जुलाई। इफ़ एरर परसिस्ट कोट एरर नंबर द वेन्यू। मैंने पिछले महीने का GST फाइल नहीं किया है, इसलिए वो मुझे फाइल करने नहीं दे रहा है। मेक पेमेंट, वरना मैं यहाँ पे फाइल कर सकता। तो दोस्तों इस तरह से आप GST 3 भी फाइल कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।